हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11 की फिजिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जिसमें हम ले रहे हैं हुक्स लॉ। तो वो हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस, हुक्स लॉ within elastic limit stress is proportional to strain. Within elastic limit, stress is proportional to strain. तो सबसे पहले विदिन इलास्टिक लिमिट क्या है, और ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर ये डेफिनेशन में नहीं लिखोगे तो इसमें नंबर ही नहीं मिलेंगे। तो विदिन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे इलास्टिक लिमिट क्या है। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि मान लीजिएगा ये कोई वायर, ये कोई तार है या रबड़ है, इस पे हम एक फोर्स लगाते हैं। और फोर्स लगाने पर ये खिंच जाएगी और ये लंबी हो जाएगी। मान इतनी लंबी हो जाएगी। ये इस प्रकार से खींचे तो थोड़ी सी लंबी होगी, इस प्रकार से। जब हम इसमें से फोर्स हटा लेते तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चली जाती है। मतलब उसके जो डायमेंशन पहले थे, जो उसकी लंबाई पहले L थी, और यहाँ पे ये जो बढ़ गई है डेल्टा L मान लिया हमने, तो ये वापस यहाँ पे चले जाएंगे। इसको खींचेंगे और छोड़ेंगे तो वापस यहीं पे चले जाएंगे। लेकिन अगर हमने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो ये वापस वहां नहीं जाएगी, या तो ये लंबी हो जाएगी या टूट जाएगी। उसमें हमारा हुक्स लॉ काम नहीं करता। उस कंडीशंस में हुक्स लॉ हमारा काम नहीं करता। तो ये चीज हमें ध्यान देने की है कि हुक्स लॉ हमेशा इलास्टिक लिमिट में ही काम करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने शब्द का उपयोग किया है स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस इन्होंने क्यों उपयोग किया भाई? देखिएगा, इनका कहने का मतलब स्ट्रेस से इसी फोर्स से है, और स्ट्रेन का मतलब उनको इसी डेल्टा L से है। फिर समझो, ये जो स्ट्रेस है ये फोर्स है, इसे हम स्ट्रेस फोर्स भी कह सकते हैं, और जो स्ट्रेन है वो हमारा डेल्टा L। लेकिन है कैसे, इसका हमें स्पष्टीकरण भी देना होगा कि आखिरकार इक्वल कैसे। देखिए, इक्वल ऐसे है कि स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। फिर समझ लो, स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर एरिया, ये क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया। अगर इसको 1 कर दिया जाए, यूनिट कर दिया जाए, मींस इसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया जाए,
1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया जाए, तो हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, एरिया क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो गया, स्ट्रेस इक्वल टू हो गया फोर्स F। समझ में आ गया। इसीलिए हुक ने स्ट्रेस का मतलब उन्होंने जो ताल लिया वो यूनिट एरिया का लिया, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का लिया, मींस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर, तो इसके ये यूनिट हो गया और फोर्स के इक्वल हो गया। तो कहने का मतलब है स्ट्रेस इज द फोर्स जो नॉर्मल लग रहा है, किसके नॉर्मल लग रहा है, जो कि सरफेस के नॉर्मल लग रहा है। अब ये डेल्टा एल को स्ट्रेन क्यों कहा, डेल्टा एल को भी स्ट्रेन इसी प्रकार कहा उन्होंने। देखिएगा स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है, हम बताए थे स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये क्या होता है स्ट्रेन, तो हम इसको समझ लीजिएगा इन्होंने स्ट्रेन को क्यों कहा। चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो अगर हम लेंथ को 1 कर ले, इसको कितना कर दे 1 कर दे, अगर ये हम यूनिट लेंथ ले लें यहां से यहां तक, मान लो हमने ले ली 1 मीटर, क्या ले ली 1 मीटर ले ली, तो देखो ये तो हो गई 1, तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो गया डेल्टा एल। ये जितना ये खिंच गया है, जितना ये डेल्टा एल बढ़ गया है, जितना ये एरिया, जितनी ये लंबाई इंक्रीज कर गई है, वो डेल्टा एल है, तो वो डेल्टा एल के बराबर हो गया। तो उन्होंने सीधा ही कहा अगर हम फोर्स जितना ज्यादा लेंगे उतना ही वो लंबी होती जाएगी। सिंपल सी बात है, रबड़ ले रहे हो कम फोर्स लगा रहे हो कम लंबी, और फोर्स लगा रहे हो और लंबी, और फोर्स लगा रहे हो और लंबी, फोर्स भी बढ़ता जा रहा है और लंबाई भी बढ़ती जा रही है। लेकिन हमें यूनिट क्रॉस सेक्शन लेने आए, यूनिट लंबाई लेनी है, तो हम सीधा सा कह देते हैं कि विदिन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ये बात समझ आई गई होगी कि हुक्स लॉ में हम यही लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द लेंथ। मतलब वही है, मतलब कहने का वही है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन द लेंथ। लेकिन उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें यूनिट क्रॉस सेक्शन लिया किसी भी वायर का, और जो वायर की लेंथ ली वो भी यूनिट ली, तो उन्होंने डायरेक्ट दिया, डेफिनेशन बना दी कि विदिन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा मतलब तो लेंथ बढ़ेगी। अब इसके कंसेप्ट को फॉर्मूले में लिख लेते हैं कि उन्होंने इसको आगे, इस फॉर्मूले को किस प्रकार से हम आगे लिख लेते हैं इसको, देखो जैसे लिखेंगे स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो क्या हुआ, स्ट्रेस क्या कहा, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये प्रोपोर्शनल लगा हुआ है और प्रोपोर्शन को घटाने के लिए हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए हम लिख सकते हैं स्ट्रेस ई लगा लो, ये कांस्टेंट हो गया और ये हो गया स्ट्रेन। स्ट्रेन को नीचे ले आओ तो क्या हो गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू ई, या ई क्या है एक कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट।
रेशियो होगा स्ट्रेस और स्ट्रेस का, वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। इसको इसी ई को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये ई इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये समझ में आ गया होगा कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडुलस। मॉडुलस 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस। पहला होता है यंग मॉडुलस, पहला होता है यंग मॉडुलस। दूसरा हो गया शियर मॉडुलस, और थर्ड नंबर पर हो गया तुम्हारा बल्क मॉडुलस। जिस प्रकार से 3 प्रकार के स्ट्रेस हुआ करते थे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, पहला क्या था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था, जिसमें कि टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों आते थे। जो लॉन्गिट्यूडनल है वो 2 प्रकार का होता है, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। दूसरा हमने क्या बताया था, शियर स्ट्रेस। और जो तीसरा था शियर क्या था, टेंजेंशियल स्ट्रेस था। और थर्ड नंबर पर था शियर स्ट्रेस के बाद जो तीसरा था वो था वॉल्यूमेट्रिक। तो कहने का मतलब इसी प्रकार से इन तीनों में यूज किएंगे। इसमें हम लॉन्गिट्यूडनल का यूज करेंगे, इसमें हम करेंगे शियरिंग का यूज करेंगे, इसमें वॉल्यूमेट्रिक यूज करेंगे। तो पहले हम लेते हैं यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस की डेफिनेशन लगाएंगे, वो ये विद इन द इलास्टिक लिमिट, ये सब लिख देना अपने आप, विद इन द इलास्टिक लिमिट। कौन सा स्ट्रेस लगेगा, ये वाला टेंसाइल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। द रेशियो longitudinal stress to longitudinal strength is called Young modulus. Is called Young modulus. ये इसकी तुम्हारी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। यंग मॉडुलस की डेफिनेशन हो गई, रेशियो ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो यंग मॉडुलस एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, न कि डायमेंशन। तो जो यंग मॉडुलस है वो प्रॉपर्टी है मॉडुलस। यंग मॉडुलस इट इज प्रॉपर्टी ऑफ material, not
डायमेंशन, नॉट ऑफ डायमेंशन। ये लर्न कर लीजिएगा, एक नंबर का बहुत आता है। तो जो यंग मॉडुलस है, क्योंकि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसीलिए यह मटेरियल की प्रॉपर्टी है, न कि ये प्रॉपर्टी किसी डायमेंशन की है। मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट, रेडियस, एरिया इन पर डिपेंडिंग करती है। ये हर मटेरियल की अलग अलग, कॉपर की अलग है, एल्युमिनियम की अलग है, सिल्वर की अलग है। इसलिए ये मॉडुलस कांस्टेंट रहता है, इसलिए ये बदलता नहीं है, हर मटेरियल के लिए फिक्स रहता है। तो y इक्वल टू हम निकालेंगे, y यंग मॉडुलस है। ये क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसका फॉर्मूला क्या था, स्ट्रेस, देखो स्ट्रेस को हम कैसे लिखते थे, सिग्मा, और स्ट्रेन को हम कैसे लिखते हैं, एप्सिलॉन। ये हमेशा सिंबल है इसके। स्ट्रेस को हमेशा सिग्मा से लिखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं y इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, y इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो ये हो गया स्ट्रेस और ये हो गया स्ट्रेन। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ये लॉन्गिट्यूडनल है, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और ये भी लॉन्गिट्यूडनल है। तो लॉन्गिट्यूडनल है मतलब टेंसाइल स्ट्रेस भी हो सकता है, टेंसाइल स्ट्रेन भी हो सकता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस भी हो सकता है, कंप्रेसिव स्ट्रेन भी हो सकता है। क्योंकि हमने बताए थे कि जो लॉन्गिट्यूडनल है वो टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल में टेंसाइल, टेंसाइल मींस फोर्स लेने में लंबा होना, और कंप्रेसिव का मतलब कि अगर हमने ये कोई वायर है तो इसको हमने ऐसे दबाया दोनों साइड से, तो क्या हुआ, छोटा हो गया, ये कंप्रेसिव, कंप्रेस किया। तो इस प्रकार से होते। तो स्ट्रेस की क्या वैल्यू होती है, एफ अपॉन एरिया। स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। एल को यहां मल्टीप्लाई कर दो, एफ एल। तो y इक्वल टू क्या आ गया, एफ एल, और डेल्टा एल को ए में कर दो, ए डेल्टा एल। यंग मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स इनटू नॉमिनल लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या है, एरिया, ये मान लीजिएगा तुम्हारी है, तो ये इस क्रॉस सेक्शन का एरिया, ये ए कहलाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसे याद कर लो, y इज इक्वल टू फेल अपॉन ऑल। एक क्लास में सभी बच्चे फेल हो गए, एफ एल अपॉन ए, फेल ऑल, एफ एल अपॉन ए डेल्टा, यही यंग मॉडुलस। डेफिनेशन पहले लिखा चुके, और ये फिर से रिपीट कर रहे हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बट इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस। ये डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती। इसकी यूनिट निकालेंगे, तो इसकी जो यूनिट है, जो स्ट्रेस की यूनिट थी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही इसकी यूनिट है। वैसे भी यूनिट निकालोगे तो यूनिट निकालो, एफ की न्यूटन, एल की मीटर, ए की क्या होती है भाई, एरिया मीटर स्क्वायर, एल लंबाई की क्या होती है, मीटर। समझ में आ रहा है? तो यूनिट तो फॉर्मूले से निकालते हैं हम लोग। तो देखो, एफ की न्यूटन, एल लंबाई की क्या होती है, मीटर, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और डेल्टा एल चेंज लेंथ ही हो गई, तो मीटर से मीटर कट गया, तो यूनिट आ गई न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और इसको हम ले सकते हैं, m2 को ऊपर ले जाओ, m-2, ये इसकी यूनिट हो गई, यूनिट ऑफ वाई। यूनिट ऑफ वाई स्ट्रेस की भी क्या थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग मॉडुलस की क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशन भी इसकी वही होगी जो स्ट्रेस की थी। अब इसकी हम निकालते हैं डायमेंशन y की। तो y की डायमेंशन क्या होगी, तो y की डायमेंशन देखो,
स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एरिया क्या होती है? ये डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लो भाई। डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास क्या था? फेल FL और A डेल्टा L। F की डायमेंशन क्या होती है? MLT-2। L की क्या होती है डायमेंशन? L। A की क्या होती है? एरिया की डायमेंशन L स्क्वायर। डेल्टा L लेंथ है, इसकी क्या होगी? L। क्या हो गया? M ऊपर, L और L स्क्वायर हो गया, या L से L काट दो सीधा। L स्क्वायर ऊपर जाएगा, एक प्लस का 1 है, ये माइनस का 2 है। इसकी डायमेंशन आ जाएगी ML-1 T-2। इस प्रकार से यंग मॉडुलस की डायमेंशन जो हमारा फॉर्मूला है वो है FL अपॉन ऑल A डेल्टा L, और यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन है ML-1 T-2। दूसरा लेते हैं शेयर मॉडुलस। दूसरा लेते हैं शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस क्या है? शेयर मॉडुलस शेयर मॉडुलस इसमें फोर्स नॉर्मल नहीं लगता, बल्कि इसमें फोर्स कैसे लगता है? देखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल में कैसे लग रहा था? ये था, इसके जो ये सरफेस था इसका नॉर्मल था, और रिस्टोरिंग फोर्स भी होता था इसके नॉर्मल, लेकिन इसमें नॉर्मल नहीं होता, इसमें क्या होता है? टेंजेंशियल। तो शेयर मॉडुलस को हम शेयर को टेंजेंशियल भी कहते हैं। शेयर को क्या कहते हैं? टेंजेंशियल। देखिएगा, ये है, ये सरफेस है, ये हमारा इसका सरफेस है। सरफेस के ये सरफेस प्रकार का है, और फोर्स भी ऐसे मार, ऊपर धक्का मार दो, ऊपर हमने क्या मार दिया? पुश। तो ये हो गया टेढ़ा, ये कुछ झुक गया इस प्रकार से, ये इस प्रकार से झुक गया। ये मान लीजिएगा इस प्रकार से झुक गया, तो ये एंगल कितना बना रहा है? देखिए, ये झुक गया, इससे एंगल बना रहा है थीटा। ये यहां से, ये यहां था इस जगह, और पहुंच कहां गया? यहां। मतलब इस प्रकार से था, इस प्रकार से हो गया, इस प्रकार से हो गया, एंगल हो गया थीटा। और इसका शेयर स्ट्रेन हम बता चुके हैं, उसका जो शेयर स्ट्रेन होता है वो कितना होता है? वो थीटा ही होता है। तो शेयर मॉडुलस क्या फिर से लिख लेते हैं? इट इज रेशियो ऑफ, सीधा सा शेयरिंग स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन। सीधा सा रेशियो ऑफ shearing stress and shearing strain is called shear modulus. It is denoted by capital G. It is denoted by कैपिटल G। तो कैपिटल G इक्वल टू क्या हो जाएगा? मतलब
शियर मॉडुलस, ये क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस क्या होता है, देखो फोर्स तो F ही लग रहा है, एरिया इसका कितना है, इसका एरिया A है, तो शियर स्ट्रेस तो सेम स्ट्रेस ही है। शियर स्ट्रेस क्या है, सेम स्ट्रेस ही है, F अपॉन A। तो यहां पर हम लिख देंगे F अपॉन A, और शियर स्ट्रेंथ कितना हुआ, शियर स्ट्रेंथ से थीटा हुआ, ये इस प्रकार से था, तो ये एंगल बन गया थीटा, इस प्रकार से ये थीटा है अपॉन थीटा, थीटा का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा F अपॉन A थीटा। तो हम फॉर्मूला लर्न कर लेंगे G इक्वल टू F अपॉन A थीटा, और G किसका सिंबल है, G है शेयर मॉडुलस का, तो शेयर मॉडुलस इज इक्वल टू कितना हो गया, F फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन थीटा, जो उनके बीच में एंगल होता है। तो वो थीटा जो बहुत छोटा होता है, ये हमने किया थोड़ा सा फर्क किया, तो थीटा इज टू स्मॉल, तो हम थीटा की जगह कई डेरिवेशन हम लोग कर चुके कि थीटा की जगह हम क्या रख लेंगे, tan थीटा। तो हम लिख सकते हैं कि हम जो है थीटा की जगह क्या ले सकते हैं, अगर थीटा टू स्मॉल है तो हम थीटा की जगह ले सकते हैं tan थीटा, तो tan थीटा ले लेते। अब tan थीटा ले लेते तो हम देखते क्या होगा, tan थीटा हम ले लेते तो हम ये देखते हैं इसमें जो है क्या अंतर पड़ता है। मान लीजिएगा ये देखिएगा, पहले यहां पे था और यहां से जाने के बाद ये टेढ़ा हो गया ऐसे यहां तक, ये मान लो हो गया डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स मान लीजिएगा ऐसे है और ये इस प्रकार से ऐसे यहां हम कुछ कर दीजिएगा, ऊपर ही कर रहे हैं, कुछ यहां करेंगे नहीं, वो यहां कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सरफेस के नॉर्मल। तो ये जो एंगल बना, ये ऐसे था, ऐसे था, तो ये एंगल ऐसे और ऐसे थीटा बना, और थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये कितना चला, डेल्टा एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस एल, तो डेल्टा एक्स और ये हो गया एल। तो हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल, इस प्रकार से ये हो गया डेल्टा एक्स अपॉन एल। तो हम इसकी जगह थीटा की जगह डेल्टा एक्स अपॉन एल का भी उपयोग कर सकते हैं। तो फॉर्मूला हमने अभी निकाला था, क्या निकाला था, G इक्वल टू हमने कहा था लर्न कर लो F अपॉन A थीटा, ये निकाल चुके। अब थीटा की वैल्यू रखो, थीटा कितना आ गया, डेल्टा एक्स अपॉन एल, तो G इक्वल टू F A डेल्टा एक्स अपॉन एल, अपॉन एल, एल ऊपर बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एक्स। थोड़ा सा डिफरेंस है, यंग मॉडल्स में था फेल अपॉन ऑल, एफ एल अपॉन ए एल, और इसमें क्योंकि डेल्टा एक्स से झुक गया है तो ये फॉर्मूला बन गया एफ एल ए डेल्टा एक्स। तो जी के हम दो फॉर्मूले याद कर लेंगे, एक तो ये जी इक्वल टू एफ एल ए डेल्टा एक्स और जी इक्वल टू एफ ए। अब बात करते हैं शियर मॉडुलस के यूनिट की। तो वो शियर मॉडुलस भी ये प्रॉपर्टी है ऑफ मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन, ये भी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं है, ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सभी कांस्टेंट हैं, इसलिए चाहे वो यंग मॉडुलस हो, चाहे शियर मॉडुलस हो, चाहे जो हम आगे बताने जा रहे हैं बल्क मॉडुलस हो, ये सब मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब अगला हम देखते हैं
यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट वही है जो यंग मॉडुलस की, इसकी भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और इसकी डायमेंशन कितनी है जो यंग मॉडुलस की थी, ml-1 t-2। तो ये तीनों चीज़ें ध्यान रखो कि जो मॉडुलस की है, कुछ भी लगा हो, यंग हो, शियर हो, बल्क हो, उनकी यूनिट एक ही लिखो nm-2 और जो डायमेंशन लिखो वो भी एक ही लिखो l-1 t-2। स्ट्रेस की हम निकाल ही चुके, स्ट्रेस की डायमेंशन क्या हो, स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी, स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस की SI यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और स्ट्रेस की अगर क्या निकालोगे डायमेंशन तो कितनी निकलेगी, तो F की कितनी हो गई ऊपर ml-t-2 और नीचे क्या होगा L स्क्वायर, तो ये ml-1 t-2। तो जो तुम्हारी स्ट्रेस की डायमेंशन थी वही डायमेंशन तुम्हारी किसकी है, यंग मॉडुलस की। वही डायमेंशन किसकी है, शियर मॉडुलस की। वही डायमेंशन किसकी है, बल्क मॉडुलस की। तो हम पूछ सकते, समझ सकते हैं कि बल्क मॉडुलस की, शियर मॉडुलस की, यंग मॉडुलस की और स्ट्रेस की एक ही डायमेंशन होती है। अब अगला लेते हैं लास्ट वाला, बल्क मॉडुलस। बल्क किसको कहते हैं, बल्क कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक। जो वॉल्यूम होता है उसे हम कहते हैं बल्क। अगला लेते हैं बल्क मॉडुलस। हम बताए थे हाइड्रोलिक स्ट्रोन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। कैसे होता है वॉल्यूमेट्रिक, या तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ कह लो या हाइड्रोलिक स्ट्रेंथ कह लो। वो कैसे होता है, जैसे गुब्बारा लिया और गुब्बारे को हमने पानी में डुबो दिया, तो पानी में चारों तरफ से उसका फोर्स लगेगा, चारों तरफ से वाटर है मान लो, इसका चारों तरफ से फोर्स लगेगा। जब इसका फोर्स लगेगा तो ये थोड़ा सा इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब ये पहले गोल था पूरा, अब थोड़ा छोटा हो जाएगा, मतलब इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये जो आया, ये जो चेंज हुआ इसके वॉल्यूम में, यहाँ चेंज इन वॉल्यूम में, तो यहाँ जो वॉल्यूम में चेंज हुआ वही कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ या हाइड्रोलिक स्ट्रेंथ। और बल्क जो कहते हैं वो वॉल्यूम को ही कहते हैं। बल्क किसको कहते हैं, वॉल्यूम को। तो ये जो प्रॉपर्टी है बल्क मॉडुलस वो वॉल्यूम की है। सपोज कीजिएगा आप इसको बाहर ले लेते हैं गुब्बारे को और इसमें हवा डालते, हवा यहाँ से मान लो और ज्यादा भर देते, तब इसके वॉल्यूम में चेंज होगा, गुब्बारा फूल के और बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो वॉल्यूम में चेंज होता है उसे ही हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, या ये फ्लूइड प्रॉपर्टी है। बल्क मॉडुलस देखिएगा ये गैसों की प्रॉपर्टी है, जो मोस्टली जो एक्सपेंशन होता है वो किसमें होता है, गैसों में। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, और फ्लूइड क्या होते हैं, फ्लूइड दैट कैन फ्लो। तो फ्लूइड में गैस और लिक्विड दोनों आ जाते हैं। इसकी भी डेफिनेशंस हम सेम उसी प्रकार लिख लेंगे जैसे कि हमने उनकी लिखी थी। क्या है, इट इज रेशियो ऑफ फोर्स। हम कैसे लगा रहे हैं इस पर जो थे हमने फोर्स कैसे लगा रहे हैं, ये हम जो इस पर फोर्स जो लगा रहे हैं इस प्रकार से लगा रहे हैं। इसे हम कहेंगे या तो नॉर्मल फोर्स कह लो, नॉर्मल फोर्स कह सकते हो। तो इट इज रेट ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल फोर्स
और स्ट्रेन कैसा है, स्ट्रेन इसमें वॉल्यूमेट्रिक है, टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मतलब और ये इसको ड्रोन कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय बी, इट इज डिनोटेड बाय बल्क मॉडुलस को हम क्या करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। तो बी इक्वल टू बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इसको क्या लिखते हैं, स्ट्रेस का फॉर्मूला एफ अपॉन ए, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, एफ अपॉन ए। ये यंग मॉडल्स में लगा था, ये शेयरिंग में लगा था, ये बुल्क में लग रहा है, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये क्या हुआ, डेल्टा बी, इसका जो वॉल्यूम है ये फिगर इसका जो वॉल्यूम है वो पहले कितना था, ये बी था, इसको पानी में डाल दिए गुब्बारे को, तो ये डेल्टा बी कम हो गया, बड़ा गुब्बारा था छोटा हो गया। तो पहले वॉल्यूम कितना था V, अब वॉल्यूम चेंज कितना हुआ डेल्टा V, तो वॉल्यूम एक्सटेंड क्या हो जाएगा, डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ऑरिजिनल वॉल्यूम। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ऑरिजिनल वॉल्यूम। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता था, चेंज इन लेंथ अपॉन ऑरिजिनल लेंथ। तो कहने का मतलब है इसका गुणा हम ऊपर कर देंगे, तो ये हो जाएगा एफ बी अपॉन ए डेल्टा बी। एक चीज यहां देखने में आ रही होगी, सब जगह चेंज क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल में एफ एल था यहाँ पे, फेल अपॉन ऑल, तो एफ एल था, ए डेल्टा एल था, इसमें आ रहा है एफ बी ए डेल्टा बी। लेकिन क्योंकि फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, तो फ्लूइड में हम जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू होता है प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। तो F अपॉन ए की जगह, इसकी जगह लिख देंगे P, तो ये आ जाएगा P B अपॉन डेल्टा बी। लेकिन यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस इसलिए आएगा क्योंकि जब हम फोर्स लगाते तो वॉल्यूम छोटा हो जाता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसलिए माइनस पी बी अपॉन डेल्टा बी, जहां P क्या है प्रेशर, B क्या है ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा बी क्या है चेंज इन वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला याद कर लो किसके लिए, बल्क मॉडल्स के लिए। जहां तक यूनिट की बात करोगे तो बल्क मॉडल यूनिट भी वही होगी जो इसका SI यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक चीज और ध्यान रखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं, एक ही बात है। तो हम लिख सकते हैं, सबकी इस प्रकार से लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, और पास्कल, पास्कल साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर एक प्रेशर की थी, और यही यूनिट प्रेशर की होती है, फोर्स अपॉन एरिया। तो कहने का मतलब है इसकी यूनिट भी हुई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। डायमेंशन कितनी हुई, इतनी डायमेंशन उन सब की थी वही ml-1 t-2, यही सभी डायमेंशन इसकी भी होगी।
इसमें एक रिलेशंस है जो कि दूसरा है कि कंप्रेसिबिलिटी। क्या है? कंप्रेसिबिलिटी। इसी में आगे कंप्रेसिबिलिटी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी, तो इसी में एक टर्म्स और आता है कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है देख लो। कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी होती है रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी जो है रेसिप्रोकल होती है बल्क मॉडुलस की। तो हम सीधा सा लिख सकते हैं रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, क्या? रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, रेसिप्रोकल उल्टा बल्क मॉडुलस is called compressibility. Compressibility. It is denoted by K. It is denoted by K. So K is equal to इसके रेसिप्रोकल है बल्क मॉडुलस की, मतलब 1/कैपिटल G, 1/B। बल्क मॉडुलस को कहाँ से डिनोट करते हैं? बल्क मॉडुलस को हम जो है वो B से डिपेंड करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला ले सकते हैं वो कैसे ले सकते हैं? 1/B। तो B का फॉर्मूला क्या था? जो B का फॉर्मूला निकाले थे वो क्या निकाले थे? B इज इक्वल टू F/Z की जगह दे थे P, और आगे क्या था? माइनस, तो माइनस प्रेशर, और क्या था? माइनस प्रेशर P 1/, तो क्या जाएगा ये 1/Δp। इसका क्या लिख लेते हैं? 1/Δp इंटू ΔB/B। तो ये जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ये जो है क्या होती है? जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बल्क मॉडुलस के अपोजिट होती है। तो हम इसको तो फॉर्मूला को लिख सकते हैं, तो -1/Δp इंटू ΔB/B, ये डेल्टा इंटू ΔB/B। ये फॉर्मूला कहां से आया इसको समझें। -1/Δp इंटू ΔB/B। देखिएगा हम इसका निकाले थे, इसका दिखाए थे, तो B इक्वल टू होता था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या था? ΔB/B। इसको हम लिख दिए थे P, क्योंकि हमने बताया था कि जब चारों तरफ से प्रेशर पड़ता है उसका साइज छोटा हो जाता है, तो ये बन जाता है P, फोर्स अपॉन एरिया। तो हम इसको लिख देंगे -P ΔB/B। इसको ऐसे रख देंगे, चाहो तो इसका गुणा कर दो ऊपर PB/ΔB कर दो, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका जस्ट रेसिप्रोकल करेंगे 1/B, तो ये नीचे पहुंच जाएगा, माइनस लगा हुआ तो यहाँ जाएगा,
1 अपॉन ये क्या है p, तो 1 अपॉन p कर लो, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा बी, 1 अपॉन करेंगे ये जस्ट ऊपर पहुंच जाएगा 1 अपॉन, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस, इसको हम, ये तो रेसिप्रोकल है ही, तो इसका देखिएगा कैसा बन जाएगा माइनस पी इंटू 1 अपॉन डेल्टा बी अपॉन बी। भाई ये नीचे है तो माइनस पी यहाँ आ गया, यहाँ बनी तो बचा 1 अपॉन डेल्टा बी अपॉन बी। अब ये माइनस पी की जगह इसका उल्टा करोगे रेसिप्रोकल, तो माइनस 1 अपॉन पी हो गया। तो ये तो 1 अपॉन डेल्टा बी करोगे, क्लास 8 में पढ़ चुके हो, ये ऊपर पहुंच जाएगा डेल्टा बी अपॉन पी हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसलिए इसे हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, और कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला है माइनस 1 अपॉन डेल्टा बी इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, और बी का भी माइनस पी अपॉन डेल्टा बी अपॉन बी, ये जो फॉर्मूला है ये बल्क मॉडुलस का। तो इस प्रकार से कंप्रेसिबिलिटी भी हम जो है इसके क्या होती है रेसिप्रोकल होती है। दूसरा अगला जो है जो टॉपिक है वो हम लेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम दिखाएंगे कि स्ट्रेस जो स्ट्रेन कर्व है, जिसमें कि यील्ड पॉइंट है, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व में इलास्टिक लिमिट आती है, यील्ड पॉइंट आता है, फ्रैक्चर पॉइंट आता है, तो ये कैसे बनता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उसे बहुत ध्यान से देना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाओ, जिससे कि सब्सक्रिप्शन है वो कम है और व्यूज ज़्यादा है। व्यूज तो बहुत ज़्यादा है और सब्सक्रिप्शन आप लोग नहीं करते, तो सब्सक्राइब जरूर करते जाएंगे उसे। तो अगला जो है और उसके बाद चलेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, और फिर एक्सरसाइज, फिर एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज। इस प्रकार से सब चैप्टर पूरा होगा। थैंक यू।